नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल पे और राजस्थान के भूगोल में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है स्टार्ट कर रखा है और वो है क्या, राजस्थान की नदियां। और राजस्थान की नदियों में हमने अरब सागर की नदियों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। हमने देखा था कि राजस्थान में 60% जो हिस्सा है वो कौन सी नदियों का है, आंतरिक प्रवाह की नदियों का है। और आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो आप सभी को पता है कि वो कौन कौन सी है, यानी आंतरिक प्रवाह की नदियों का मतलब क्या है। तो आंतरिक प्रवाह की नदियों का मतलब वो होता है कि वो नदियां जो क्या है अपना जल किसी सागर या महासागर तक लेकर नहीं जाती। मतलब वो क्या है कि किसी जगह से उसका उद्गम होता है और फिर थोड़ी दूर चलकर किसी भूमि के अंदर या स्थल भाग पर क्या है विलुप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्या, हमने देखा क्या, राजस्थान की नदियां। क्या पढ़ रहे थे हम, राजस्थान की नदियां। और राजस्थान की नदियों में हमने बात कर ली अरब सागर की नदियों की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, आंतरिक प्रवाह की नदियां। हेडिंग लगाएं क्या, आंतरिक प्रवाह की नदियां। और आंतरिक प्रवाह की नदियों की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को आंतरिक प्रवाह की नदियों का नाम पता होना चाहिए और आंतरिक प्रवाह का मतलब क्या है। तो आंतरिक प्रवाह का मतलब क्या, कि वे नदियां जो अपना जल किसी भी बड़े सागर या महासागर तक लेकर नहीं जाती और क्या है किसी स्थल भाग पर ही क्या है विलुप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। तो सबसे पहले आंतरिक प्रवाह की नदियों की परिभाषा लिखेंगे क्या, कि वे नदियां जो अपना जल किसी सागर या महासागर तक लेकर नहीं जाती वह किसी स्थल भाग पर ही विलुप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है। यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा पर आपको पता होना चाहिए, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है। अब आप कहोगे कि सर सिर्फ स्थल भाग पर ही, मतलब छोटे मोटे हो सकता है, कोई छोटी मोटी झील हो, बड़े सागर या महासागर तक ये नहीं लेकर जाती। स्थल भाग पर कोई छोटी मोटी झील है तो वहां तक ये क्या है अपना जल कोई छोटी मोटी झील के अंदर गिरा सकती है, पर ये किसी बड़े सागर या महासागर में अपना जल नहीं पहुंचाएगी। और ये कितने प्रतिशत है, तो ये आप सभी को पता है, राजस्थान का 60% जो अपवाह तंत्र का यानी कौन सी नदियों का है, आंतरिक प्रवाह की नदियों का है। तो समझ गए। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो लिखेंगे क्या, नदियां। और उन नदियों का नाम हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है कौन सी, आपकी घग्गर नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी है वो क्या, आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी है, हिमाचल से इसका उद्गम होता है, पंजाब हरियाणा के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के बाद क्या है ये बटनेर के पास क्या है विलुप्त हो जाती है। अगर इसमें थोड़ा और ज्यादा जल आए तो ये गंगानगर तक पहुंच जाती है, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ से। और अगर ये फुल उफान पे हो, मतलब फुल ज्यादा इसमें जल की आपूर्ति हो जाए, तो ये पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में बहावलपुर के फोर्ट अब्बास तक ये अपना जल पहुंचाती है। तो किसी बड़े सागर या महासागर तक इसका जल नहीं पहुंचा, तो इसीलिए क्या है ये कौन से में आएगी, आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत आती है। अब देखो घग्गर के बाद एक नदी आएगी कौन सी, कांतली, या इसी को कहते हैं क्या, कांटली। क्या कहते हैं, कांतली या कांटली। नाम मिलेगा कांतली या कांटली, दोनों में से कोई भी नाम मिल सकता है। ये क्या है, ये आपकी जो कांटली या कांतली नदी है इसका उद्गम सीकर से होता है और ये झुंझुनू के अंदर क्या है
क्या विलुप्त हो जाती है, कोई बड़े सागर में नहीं जाती। और झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, इसलिए इसको कांटली भी कहते हैं। उसके बाद एक नदी आएगी कौन सी, कांकनी, ये अलग है। कांतली और कांटली एक और कांकनी अलग है। इसको एक और नाम से जानते क्या, कांकनेर, क्या कहते हैं, कांकनेर। या इसी नदी को कहा जाता है मशहूरदी, क्या कहा जाता है, मशहूरदी। तो आपको याद रखना है कांकनी या कांकनेर, ये जैसलमेर की है और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कांकनी के बाद, अब घग्गर, कांतली, कांकनी, अब देखेंगे क्या, साबी, कौन सी नदी, साबी, जिसका उद्गम तो होता है कहां से, सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से। और जयपुर से उद्गम होने के बाद ये क्या है, थोड़ी सी जलती है कहां, अलवर में। और उसके बाद क्या है, ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब साबी के बाद अगर मैं बात करूं आपको, तो देखेंगे कौन सी, रूपा रेल, कौन सी रेल, रूपा रेल, ठीक है। रूपा रेल जो है वो किशनगढ़ अजमेर की है, सॉरी, रूपा रेल जो है वो थानागाजी अलवर की है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं रूपनगढ़, रूपनगढ़ क्या है, ये अजमेर की है, किसकी है, अजमेर की। रूपनगढ़ किसकी है, अजमेर की नदी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रूपा रेल, रूपनगढ़, एक आपको देखने को मिलेगी मेंथा, मेंथा, या इसी को कहते हैं क्या, मेंढा, क्या कहते हैं, मेंथा या मेंढा नदी, ये आपकी मनोहरपुरा थाना जयपुर से इसका उद्गम होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि घग्गर, कांतली, कांटली, कांकने, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, मेंथा, और अब आपको एक और नदी देखने को मिलेगी, कौन सी, कुकुंद, कौन सी नदी, कुकुंद, ये नदी। अब कुछ नदियां हैं जो क्या है, सांबर झील में भी अपना जल गिराती है, तो वो आंतरिक प्रवाह की है, जैसे खारी है, खंडेल है, ठीक है, ये नदियां आपको देखने को मिल सकती है। तो आप लिख लो चाहे इसमें क्या, खारी, ये, और इसके साथ आपकी क्या है, जो नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह की लगभग नदियां इसके अंतर्गत आ गई। छोटी छोटी नदियां बहुत सारी हैं, पर आपको ये याद रखना क्या, घग्गर, कांतली, कांटली, कांकने, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, मेंथा, कुकुंद और खारी। अब आपने कहोगे सर कि खारी तो हमने अरब सागर में भी पढ़ी थी ना, लूनी के अंदर हमने पढ़ी थी। खारी जो नदियां हैं ये आपको तीनों में मिलेगी, आंतरिक प्रवाह में भी मिलेगी, बंगाल की खाड़ी में भी मिलेगी, और क्या मिलेगी, अरब सागर में भी। तो आपको प्रश्न पे देखना है, प्रश्न पे आपको समझ आ जाए। जैसे उसने कहा कि आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, और उसने दे दिया क्या, घग्गर, कांतली, खारी, और एक उसने दे दिया चंबल। तो अब आपको पता है कि चंबल कन्फर्म बंगाल की खाड़ी की है, लेकिन खारी तो तीनों में आती है। तो अब प्रश्न से पता लग गया ना। अगर उसने कह दिया कि बिजराल की पहाड़ी से उद्गम होता है खारी नदी, कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो उसके अंदर आपको पता है खारी। अगर वो पूछ ले कि बिजराल की पहाड़ी से उद्गम होती है नदी और वो क्या है, बंगाल की खाड़ी का भाग है, तो कौन सी है, खारी। तो वो अलग अलग चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने सारी करवा दी है। तो ये जो मुख्य मुख्य नदियां हैं, घग्गर है, कांतली है, कांकने है, एक नदी जिसको सन 2012 से क्या है, पहले वो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आती थी, लेकिन वर्तमान समय में वो किसके अंतर्गत आ रही है, आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत आ रही है। और वो कौन सी है, वो है बाणगंगा। कौन सी नदी है, बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी कहा जाता है। कौन सी गंगा, बाणगंगा नदी। ये किस में आती है, वर्तमान समय में अगर प्रश्न आ जाए बाणगंगा नदी कौन से की है, तो आपको पता होना चाहिए आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत आती है आपकी बाणगंगा नदी। ये बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ये क्या है, सन 2012 से पहले इसका जल जो है वो भरतपुर से यमुना नदी में मिल जाता था, आगरा के फतेहाबाद में। आगरा के अंदर, हरियाणा में भी फतेहाबाद है, लेकिन यूपी के आगरा में भी फतेहाबाद है। तो ये वहां पर क्या है, यूपी के अंदर आगरा के अंतर्गत, फतेहाबाद के अंतर्गत ये क्या थी, अपना जल यमुना में मिलाती थी। लेकिन सन 2012 से ये नदी भरतपुर के अंदर ही क्या हो जा रही है, विलुप्त हो जा रही है। तो इसके कारण इस नदी को 2012 से क्या कह दिया गया कि ये नदी जो है वो अब किस में जा रही है, आंतरिक प्रवाह, क्योंकि ये कोई अपना जल बड़े सागर में तो लेके नहीं जा रही। तो इसीलिए अब इसको क्या है, बाणगंगा नदी को आंतरिक प्रवाह में। और ये बात माने कैसे, तो ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, एच.एम. सक्सेना सर की। मैं बार बार कहता हूं कि उस बुक के अंदर ये चीज दी हुई है साफ साफ कि बाणगंगा नदी अब किस में आती है, आंतरिक प्रवाह की नदियों में आती है। तो यहां तक की बात आपको समझ आई, पढ़े एक एक नदी को। आओ फिर हम बात करेंगे क्या, सबसे पहले हमारी महत्वपूर्ण नदी है कौन सी, घग्गर नदी। तो हम बात करेंगे कौन सी नदी पे, घग्गर नदी पे। तो देखो सबसे पहले हम देखें तो हेडिंग लगाएंगे आप क्या, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी को पहले समझेंगे अच्छे तरीके से, फिर घग्गर नदी के बारे में हम लिखेंगे। बहुत ही छोटी सी नदी है, उसके बारे में आप देखेंगे क्या, देखें। सबसे पहले मैं बात करूं घग्गर नदी की, तो देखना कि आप सभी को पता है कि हम बात करें तो ये राजस्थान का उत्तरी भाग है। बस इतना से हमें पढ़ना, क्योंकि आगे तो हमें जाना नहीं।
और आप सभी को पता है कि यहां पर आपको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, हरियाणा, ठीक है, और पंजाब। ये वाला क्षेत्र किसका है, पंजाब। उसके बाद आपको पता है ये वाला क्षेत्र है, ये हरियाणा का है। और यहां पर आप सभी को पता क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद आप सभी को पता है ये आपका क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है ये है पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। तो हम बात करें कि ये जो नदी है ये कहां से कहां जाती है, तो हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश से ये क्या है, पंजाब हरियाणा होते हुए हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। और हमारे राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो ये कहां से प्रवेश करती है, आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर ये वाला जो है वो कौन सा है, हनुमानगढ़ है। कौन सा है, हनुमानगढ़, पता है ना आप सभी को। तो राजस्थान के अंदर ये प्रवेश करेगी और वो जगह कौन सी है, हनुमानगढ़ का गांव पूछ ले तो कौन सा है, हनुमानगढ़ का तलवाड़ा। क्या है, तलवाड़ा। कौन सा, तलवाड़ा। और तलवाड़ा जो है वो किस में आता है, टीबी में आता है। और टीबी किस में आती है, हनुमानगढ़ में आती है। किस में आती है, हनुमानगढ़ में। किस में आती है, हनुमानगढ़ में। तो ये जो है आपकी नदी हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा होते हुए कहां प्रवेश करेगी, राजस्थान में प्रवेश करेगी। और राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी, तो ये तलवाड़ा टीबी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अब हनुमानगढ़ में हम बात करें तो हनुमानगढ़ में इस नदी पर भटनेर दुर्ग है। कहते हैं कि ये लुप्त भटनेर दुर्ग के पास आकर हो जाती है। लेकिन अगर इसके अंदर क्या हो, जल ज्यादा हो, मतलब बारिश ज्यादा हो जाए तो ये आगे गंगानगर तक भी पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है, गंगानगर तक ही। अब हनुमानगढ़ के अंदर इसके ऊपर क्या है, कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है, तलवाड़ा झील है, भटनेर दुर्ग है। ये सारी चीजें आपकी किसके ऊपर है, इसी नदी के ऊपर है। कौन सी पर, घग्गर नदी पर। कौन सी नदी पर, घग्गर नदी पर। तो हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, घग्गर नदी की। तो अब देखो, अब ये अगर और ज्यादा इसमें जल आ जाए, वर्षा हो जाए, तो ये गंगानगर तक भी पहुंच जाते हैं। और गंगानगर के दो शहर इसके ऊपर है, कौन से जो है वो कौन कौन से, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। ये सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक जाती है। और फिर भी अगर ये फुल उफान पर हो तो क्या है, ये जो है वो पाकिस्तान में आ जाती है। और पाकिस्तान में कहां पर, फोर्ट अब्बास तक। कहां तक, फोर्ट अब्बास तक। और फोर्ट अब्बास जो है वो बहावलपुर का है। कहां का, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट का। और बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के फोर्ट अब्बास तक ये आती है। अब देखो, ये जो बातें थी, बस घग्गर नदी में आपको इतना याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जगह पूछ ले तो क्या, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ियों से। शिवालिक श्रेणी की कौन सी पहाड़ी, कालका पहाड़ी। शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। उसके बाद ये पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान में तलवाड़ा टीबी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के इसके ऊपर क्या, भटनेर दुर्ग है, तलवाड़ा झील है, कि कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है। और अगर मैं बात करूं ये गंगानगर में, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। और फिर उसके बाद ये कहां पहुंच जाती है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक कब पहुंचती है, जब इसमें बहुत ज्यादा पानी हो, या मतलब फुल उफान पर जब ये नदी हो। कहते हैं इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई मतलब सभी में, हिमाचल प्रदेश में बात कर लूं, उसके बाद में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान में बात करूं, सबकी कुल लंबाई मिलाकर क्या है, इसकी लंबाई है कितनी, 465 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, 465 किलोमीटर। और घग्गर की राजस्थान में लंबाई की बात करूं तो आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलेगा। क्या, राजस्थान में, तो राजस्थान में कुछ बुकें तो कहती है कि 156 किलोमीटर है और कुछ बुकें कहती है 100 किलोमीटर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थान में लंबाई आप छोड़ दे तो ठीक है, और मेरी माने तो आप 156 किलोमीटर याद रख ले। आपको बहुत सी बुकें ये भी कहती हुई मिलेगी कि 100 किलोमीटर है, पर ये क्या है, अलग अलग राइटर ने अलग अलग दिया हुआ है। तो आप चाहे जो भी इसमें से लिखे, पर उस पर क्या है, ट्रस्ट करें। ये 100 लिखा है तो 100 माने, आज तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, कि राजस्थान में कितनी है। टोटल लंबाई 465 है। राजस्थान में कोई 156 बताता है तो कोई 100 किलोमीटर बताता है। मैं तो इसी में सहमत हूं कि आप 156 किलोमीटर लिख ले, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करूं आपको कि ये जो नदी है इसके उपनाम क्या क्या है, किस किस नाम से ये नदी जानी जाती है। अब देखो, उपनाम क्या क्या है। सबसे पहले इस नदी को कहा जाता है मृत नदी। क्या कहते हैं, मृत नदी। मृत नदी, ठीक है। फिर इस नदी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, नट नदी। कौन सी नदी, नट नदी। फिर इसको एक और नाम से जानते, क्या, इसको कहते हैं सोत्तर नदी। कौन सी नदी कहते हैं, सोत्तर नदी। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या,
प्राचीन सरस्वती। कहते हैं कि ये जो नदी है ये प्राचीन नदी बहती थी इस जगह से, कौन सी, सरस्वती। तो ये इसी के ऊपर बह रही है तो इसको क्या कहते हैं, प्राचीन सरस्वती। कौन सी नदी, सरस्वती, प्राचीन सरस्वती नदी, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, नाली। क्या कहते हैं, नाली। और ये जो है ये नदी क्या है, इसके अंदर जब भाव जाता होता है तो मानगढ़ के अंदर बाढ़ आ जाती है और क्या है, इसीलिए इस नदी को क्या कहते हैं, इसको राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी है जो क्या है, जिसको राजस्थान का शोक कहते हैं, तो राजस्थान का शोक कहते हैं घग्गर नदी को। तो ये कुछ इसके उपनाम है, ये आपको याद रखना है। अब एक बात और कि आपसे पूछ ले कि राजस्थान की ऐसी नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है राजस्थान में, तो कौन सी है। आप सभी को पता है ये उत्तरी है राजस्थान का, तो इस राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी भी कौन सी है, घग्गर नदी। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है एक दूसरे देश में जाए, राजस्थान की नदी दूसरे देश में जाए तो बिल्कुल जा रही है किसमें, पाकिस्तान में। और कोई भी जो नदी है वो आपको दूसरे देश में जाती हुई नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो नदी है ये किसमें जा रही है, पाकिस्तान में। तो राजस्थान की वो नदी जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है, वो आपकी घग्गर नदी है। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी घग्गर नदी, ठीक है। और आपकी उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी भी कौन सी है, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के बारे में इतनी जानकारी है, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। क्या पढ़ा हमने, घग्गर नदी का जो उद्गम है वो शिवालिक श्रेणी कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब हरियाणा में बहते हुए कहां प्रवेश करती है, आपके तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ में। कहां, तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ में। अगर हरियाणा में भी जानना है तो एक बात और जान ले कि कहते हैं इसके ऊपर हरियाणा में ओटू झील है। कौन सी झील है, ओटू झील, ठीक है, ओटू झील। और कहते हैं बनवाली सभ्यता, ओटू झील और बनवाली सभ्यता है वो भी हरियाणा में है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि घग्गर नदी पर हरियाणा में ओटू झील और बनवाली सभ्यता है, ठीक है। फिर इसके बाद तलवाड़ा के अंदर टिब्बी हनुमानगढ़ में, और इसी के ऊपर क्या बनी हुई है, तलवाड़ा झील। क्या बनी हुई है, तलवाड़ा झील। और अगर मैं बात करूं आपसे, इसी के ऊपर क्या है हनुमानगढ़ में, बटनेर दुर्ग। क्या है, बटनेर दुर्ग। और ये आमतौर पर ये नदी बटनेर दुर्ग के पास क्या है, लुप्त हो जाती है। और उसके बाद इसके ऊपर क्या है, कालीबंगा। क्या है, कालीबंगा। कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता। और इसी के ऊपर कौन सी है, पीलीबंगा। कौन सी सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता। तो ये जो चीजें हैं ये आपके हनुमानगढ़ जिले में आपको किसके ऊपर देखने को मिलेगी, आपके घग्गर नदी के ऊपर देखने को मिल सकती है। और इसके ऊपर क्या है, यहाँ एक तो क्या है अनूपगढ़ और एक है सूरतगढ़। अनूपगढ़ और एक है क्या, सूरतगढ़, सूरतगढ़। तो ये क्या है, इसमें जब पानी ज्यादा हो तो ये गंगानगर तक पहुंचती है, अन्यथा हनुमानगढ़ के बटनेर दुर्ग पर ये विलुप्त हो जाती है। और जब बहुत ज्यादा उफान पर हो तो पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, क्या, फोर्ट अब्बास तक ये पहुंचती है। इसके बहाव क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो हनुमानगढ़ में इसके बहाव क्षेत्र को, कहां, हनुमानगढ़ में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, बहाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है। मतलब हनुमानगढ़ में ये नहीं कहते कि घग्गर नदी आई है, क्या कहते हैं कि नाली बह रही है। क्या बह रही है, नाली बह रही है। पर हनुमानगढ़ क्या है, जब इसमें फुल ज्यादा पानी हो तो हनुमानगढ़ में बाढ़ आती है, क्योंकि ये जिस प्रकार लूणी का बालोतरा पेटे से नीचे है, उसी प्रकार घग्गर नदी में जो क्या है हनुमानगढ़ शहर है वो क्या है, पेटे से नीचे है घग्गर नदी के। तो जब फुल ज्यादा पानी होता है तो हनुमानगढ़ में बाढ़ आती है, ठीक है। हाँ, अभी पीछे आपने देखा होगा कि घग्गर नदी में पानी ज्यादा हो गया तो हनुमानगढ़ शहर में क्या है, पानी घुस गया था, आसपास के क्षेत्र प्रभावित हो रहे थे, तो नाली। इसी प्रकार पाकिस्तान के अंदर इसके बहाव क्षेत्र को कहा जाता है हकरा। क्या कहते हैं, हकरा। ये भी याद रखना है, हकरा या हाकरा आपको नाम मिल सकता है। तो पाकिस्तान में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। और ये थी पूरी आपकी कौन सी नदी, घग्गर नदी। तो याद रख पाएंगे घग्गर नदी क्या है, घग्गर नदी एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है राजस्थान की, उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी है, ठीक है। इसके क्षेत्र बहाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है हनुमानगढ़ में। और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। ये जो है वो इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ में 156 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इस पर हरियाणा में ओटू झील और बनवाली सभ्यता बसी हुई है। अगर हम बात करें हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, बटनेर दुर्ग, कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता, और इसके ऊपर हम बात करें तो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ गंगानगर में। और ये क्या है, आपकी पूरी घग्गर नदी कंप्लीट हो जाती है। तो घग्गर नदी समझ आई, ठीक है। तो अब हम बात करें कि घग्गर नदी को हम लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे तो लिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लो। सबसे पहले लिखना उद्गम
हाँ चलो मैं लिखा ही देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। अब हम बात करेंगे क्या, घग्गर नदी की। तो देखें, हेडिंग लगाएं क्या, घग्गर नदी। छोटी छोटी नदियां हैं। उसके बाद क्या है आपकी, आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये पूरी हो जाए कौन सी, आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो हम बात करें क्या, घग्गर नदी। हेडिंग लगाएं क्या, घग्गर नदी, घग्गर नदी। और घग्गर नदी में लिखें क्या, उद्गम। क्या लिखेंगे, उद्गम। और उद्गम में लिखें क्या, लिखेंगे कालका पहाड़ी, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। कहीं आपको काल शिवालिक पहाड़ियां भी मिल सकता है तो वो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि शिवालिक तो एक श्रेणी है, उसकी पहाड़ियां कौन सी, कालका पहाड़ी। कहाँ, हिमाचल प्रदेश। कहां से, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद लिखें क्या, बहाव क्षेत्र। क्या, अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र मतलब यह नदी कहां कहां बहती है। तो सबसे पहले कहां, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर कहां, पंजाब। फिर कहां, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के बाद अगर मैं बात करूं तो आपका कौन सा, राजस्थान, राजस्थान। और राजस्थान के बाद कहा जाती है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कौन सी जगह, फोर्ट अब्बास। कौन सी, फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास, ठीक है। राजस्थान में क्या क्या है वो भी लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसकी उपनाम क्या है, उपनाम। और उपनाम में लिखेंगे क्या, मृत नदी, मृत नदी। उसके बाद लिखेंगे क्या, नट नदी। उसके बाद लिखेंगे क्या, शोत्तर नदी। उसके बाद लिखेंगे क्या, इसको एक दोषवती नदी के नाम से भी जानते हैं, क्या, दोषवती नदी, ठीक है। एक इस नदी को कहा जाता है क्या, नाली, ठीक है। इस नदी को कहते हैं क्या, प्राचीन सरस्वती, प्राचीन सरस्वती, ठीक है। हाँ, और एक कहते हैं क्या, राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक, ठीक है। क्या कहते हैं, राजस्थान का शोक। ये कि इसके कुछ उपनाम हैं तो लिख लिए होंगे। अब देखो, अब हम बात करें इसके बाद तो आपकी लिखें क्या, लंबाई। और लंबाई में लिखेंगे क्या, लंबाई, लंबाई। और लंबाई में लिखे क्या, कुल लंबाई, कुल लंबाई। और कुल लंबाई कितनी है तो आपको मैंने बताया कितनी, 465 किलोमीटर। और लिखे राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई। और मैं कह रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थान में लंबाई है वो कितनी, 156 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, दोनों लिखा दी मैंने आपको, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अलग अलग बुकों में अलग अलग देखने को मिलती है। अब लिखें मेन लाइन, लिखेंगे क्या, लिखें घग्गर नदी, घग्गर नदी का हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है, उद्गम होता है। वह पंजाब हरियाणा में बहते हुए राजस्थान में प्रवेश। ये बात अब महत्वपूर्ण है, क्या, राजस्थान में प्रवेश क्या है, तलवाड़ा, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ जिला,
तलवाड़ा टीबी हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश है, टीबी तलवाड़ा से करती है। ठीक है, और बटनेर दुर्ग के पास, बटनेर दुर्ग के पास विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है अगर इस नदी में जल की मात्रा अधिक हो तो जल की मात्रा अधिक हो तो यह नदी गंगानगर तक जाती है, गंगानगर तक चली जाती है। ठीक है, अब नई लाइन से लिखेंगे क्या, चली जाती है वह यह नदी अपने उफान पर होने पर, उफान का मतलब फुल जल होने पर, अपने उफान, फुल वर्षा हो जाए अपने उफान पर होने पर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट का, और कौन सा, पाकिस्तान, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, चली जाती है। ठीक है, तो ये थी मुख्य बात आपको याद रखने वाली। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करें तो ये बात लिखने के बाद आप लिखेंगे हनुमानगढ़ में, हरियाणा में, पहले तो लिखेंगे हरियाणा वाली बात, लिखेंगे क्या, हरियाणा में इस नदी पर, लिखेंगे हरियाणा में बनवाली सभ्यता व ओटू झील, हरियाणा में बनवाली सभ्यता ओटू झील स्थित है इस नदी पर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्या, हनुमानगढ़ में इस नदी पर तलवाड़ा झील, बटनेर दुर्ग, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता स्थित है। ठीक है, उसके बाद लिखें क्या, हनुमानगढ़ में इस नदी का बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है, नाली कहलाता है। यानी हम हनुमानगढ़ के लोग क्या कहते हैं, इसको नाली के नाम से जानते हैं। फिर लिखेंगे क्या, गंगानगर के सूरतगढ़ व, ऐसे लिखे, गंगानगर में सूरतगढ़ व अनूपगढ़ में बहती है, अनूपगढ़ में बहती है। लिख लिया। फिर लिखे क्या, पाकिस्तान में इस नदी के बहाव क्षेत्र को
इस नदी के बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है, हकरा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, हकरा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करें उसके बाद कि क्या कुछ है, तो लिखेंगे घग्गर नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। लिखेंगे क्या, घग्गर नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। लिखेंगे घग्गर नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। फिर लिखेंगे क्या, राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी है, प्रवेश करने वाली नदी है। उसके बाद लिखेंगे क्या, लिखे राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश कर, लिखे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। हाँ, और आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो है कांतली। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, पर राजस्थान की नहीं है, क्योंकि ये तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान सब में जाती है आंतरिक प्रवाह की नदी। अगर आपसे पूछ ले आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से, मतलब पूर्ण बहाव का मतलब जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और राजस्थान में ही वो क्या है, समाप्त हो जाती है, तो वो आएगी आपकी कांतली। और वैसे पूछ ले कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो बनास है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर है। और पूछ ले आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी, वो सॉरी, तो कांतली है पूर्ण बहाव की दृष्टि से, और पूछ ले आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर है। अगर यहां लिखा था ना राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी आंतरिक प्रवाह की, फिर बन जाता कांतली, और लिखा आता पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी राजस्थान की, तो वो कौन सी है, बनास है, बंगाल की खाड़ी की। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी नदी, ये थी आपकी घग्गर नदी। तो घग्गर नदी को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा। आशा करता हूं आपको हर एक चीज क्या है, अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब देखो, अब आप हेडिंग लगाएंगे 2 नंबर कौन सी, और वो है आपकी बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं, कांतली नदी। कौन सी नदी है, कांतली नदी। लिखेंगे कांतली या कांटली नदी, 2 नंबर लिखें क्या, कांतली या कांटली, कांतली या कहते हैं क्या, कांटली नदी। देखो इसको देखेंगे, आपको पता है कि ये क्या है, यहां से सिक्कर से, और सिक्कर में कौन सी, खंडेला पहाड़ी, सिक्कर में खंडेला पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और ये कहां तक जाती है, झुंझुनू का मंडेला गांव तक। कहां, झुंझुनू का मंडेला गांव, मंडेला तक, यानी सिक्कर की खंडेला पहाड़ी से उद्गम होकर झुंझुनू के मंडेला तक ये जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। देखें क्या, यहां से ये कौन सी पहाड़ियां हैं, ये है सीकर की खंडेला पहाड़ी, और ये सीकर झुंझुनू में बहाव हो गया। इसके ऊपर सीकर के अंदर नीम के थाना में, कहा, नीम का थाना, नीम का थाना, एक बार इसको जिला घोषित किया गया था, फिर बाद में वापस हटा दिया। तो अब सीकर के अंदर नीम के थाना में इसके ऊपर एक सभ्यता है, कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। तो आपसे पूछ ले गणेश्वर सभ्यता किसके ऊपर है, तो कांतली नदी पर, और कहां पर है, सीकर के अंदर नीम का थाना जगह पर। और इसके अंदर झुंझुनू में भी एक क्या है, सभ्यता है, वो कौन सी है, सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। तो सुनारी सभ्यता कहां पर है, झुंझुनू में। कहां पर है, झुंझुनू में। तो इस नदी पर 2 सभ्यताएं हैं, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। इसका उद्गम सीकर की खंडेला पहाड़ी से होता है और झुंझुनू की मंडेला तक ये जाती है। इसका मतलब राजस्थान से उद्गम, राजस्थान में ये क्या है, विलीन हो रही है। तो इसीलिए कहते हैं पूर्ण बहाव की दृष्टि से, लिखे क्या,
राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये बात अभी मत लिखना, मैं आपको लिखवाऊं तब लिखना। राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, कौन है? कांतली नदी। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि ये नाम ना आए, राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, तो फिर कौन सा हो जाएगा? फिर बनास हो जाएगा। अगर आंतरिक प्रवाह पूछ ले तो कांतली, और पूर्ण बहाव ना लिखे पूछ ले कि आंतरिक प्रवाह की, रास्ता ना लिखे और ये लिखे ना पूर्ण बहाव लिखे, ये लिखे कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो घग्गर होगी। समझ गए? अब देखो, अब कहते हैं कि ये झुंझुनू को, जिस प्रकार ये से मान के चलो कि ये आपका झुंझुनू है, तो इस झुंझुनू को ये यहां मतलब ये दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, दो भागों में बांटती है, बराबर नहीं, क्या कहेंगे कि झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, इसलिए इसको कांटली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांटली। तो एक बात ये भी है क्या कि झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई है कितनी? 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर, क्योंकि ये राजस्थान में बहती है। कितनी? 100 किलोमीटर। तो ये था किसके बारे में? आपकी कांतली या कांटली नदी के बारे में। एक बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया, वो है क्या कि इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? लिखे, कांटली का बहाव क्षेत्र है कहां? सीकर और झुंझुनू में है, तो कांटली का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। यह प्रश्न बार बार आया है, तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इतना था किसके बारे में? कांतली या कांतली नदी। अब आप लिखेंगे क्या? हेडिंग कांतली या कांटली नदी, और इसमें मैं लिखाऊं वैसे वैसे लिखेंगे। ये डायग्राम आप बनाना चाहो तो बना लो, ताकि आपको ये डायग्राम देखते ही सारी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो लिखी हुई है ये चीजें लिखनी है। पहले मैं आपको उद्गम लिखा दूं। क्या लिखेंगे? उद्गम। क्या लिखें? उद्गम। उद्गम। और उद्गम में लिखें क्या? खंडेला पहाड़ी, सीकर। ठीक है, उसके बाद लिखे क्या? अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र। और अपवाह क्षेत्र में लिखेंगे क्या? सीकर और झुंझुनू, दो ही जगह जाती है, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, और झुंझुनू के कहां तक? तो लिख ले क्या? मंडेला तक। मंडेला तक। ठीक है, उसके बाद लिखें क्या? इसकी एक बात क्या? लंबाई। लंबाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर, और राजस्थान में बहती है। हाँ, एक और उपनाम पूछ ले तो क्या? ये शेखावटी में बहती है, तो शेखावटी की गंगा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शेखावटी की गंगा। उपनाम लिखना चाहो तो लिख लेना क्या? शेखावटी की गंगा। शेखावटी की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो शेखावटी की गंगा। अब देखो, अब इसमें लिखेंगे ये चीज, राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। लिख लिया। फिर लिखेंगे ये कि झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। फिर लिखेंगे कांतली का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। और फिर लिखेंगे क्या? ये बात, इस नदी पर नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। गणेश्वर सभ्यता स्थित है। हाँ, और ये सभ्यता के बारे में आप कला संस्कृति में पढ़ेंगे। इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है। ठीक है, ताम्रजनी कहा जाता है इसको। यहाँ पर तांबे का बहुत अच्छा क्या है? तांबा यहाँ पर मिलता है। तो गणेश्वर सभ्यता स्थित है। वह झुंझुनू में सुनारी सभ्यता स्थित है। सुनारी सभ्यता स्थित है। तो समझ गए? हाँ, ये थी आपकी कौन सी नदी? कांतली या कांटली नदी। तो ये दो नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण थी, समझ आ गई। अब तीसरी नदी लिखे, और वो कौन सी लिखेंगे? इसी से मिलती जुलती है क्या? कांकनी नदी। कौन सी नदी? कांकनी नदी, जिसको हम क्या कहते हैं?
कांकनी, कांकने या मशूरदी नदी। ये पूछा गया कि मशूरदी नदी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मशूरदी नदी किसको कहा जाता है। तो लिखेंगे क्या, उसके बाद क्या, कांकनी। कांतली और कांकनी में फर्क है ये रखना, कांकने है। तो ये नदी है, ये जैसलमेर की नदी है। जैसलमेर के कोटड़ी गांव से इसका उद्गम होता है और बुद्ध झील में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, और ये इसमें ज्यादा जल हो तो कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, मीठा की खाड़ी है, वहां तक क्या है ये अपना जल ले जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इसका उद्गम, उद्गम। और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है ये। ठीक है, 17 किलोमीटर बहती है। उद्गम कहां से, कोटड़ी, जैसलमेर। ठीक है, और उसके बाद लिखें क्या, नई लाइन से लिखेंगे क्या, कोटड़ी जैसलमेर से, कोटड़ी से बहकर बुझ झील। और ये बुझ झील कहां पर है, ये भी जैसलमेर में है, जैसलमेर। बुझ झील में अपना जल गिरा देती है, गिरा देती है। अधिक बहाव होने पर, अधिक बहाव होने पर मीठा की खाड़ी, ये भी जैसलमेर में, मीठा की खाड़ी तक चली जाती है, चली जाती है। ठीक है, और इस नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, सिर्फ 17 किलोमीटर, क्योंकि ये जैसलमेर में बहती है तो लंबाई कितनी है, 17 किलोमीटर। और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, देखिए राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, प्रवाह की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी है। ठीक है, तो ये आपकी नदी पूरी होगी, कौन सी, कांकनी या कांकने। बस एक लाइन जो महत्वपूर्ण है वो लिख ले क्या, इस नदी को, नदी को मशूरदी नदी भी कहा जाता है, मशूरदी नदी भी कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, कहते हैं, क्या कहते हैं, मशूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, मशूरदी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी कौन सी नदी होगी, आपकी कांकनी है, कांकनी है। अब आप उसके बाद लिखेंगे क्या, आपकी जो नदी है वो रहने वाली है कौन सी, साबी नदी। कौन सी नदी है, साबी नदी। और सह से साबी, सह से सेवर की पहाड़ियां, कौन सी, साबी जो है वो आपकी सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। साबी की जो सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और उसके बाद ये अलवर में बहती है और अलवर से हरियाणा के अंदर ये चली जाती है। कहां चली जाती है, हरियाणा के अंदर। तो लिखेंगे क्या, साबी नदी। और साबी नदी में लिखें क्या, उद्गम। बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, उद्गम। और उद्गम इसका कहां से होता है, तो सेवर की पहाड़ियां। एक सेवर भरतपुर में भी है, ये वो नहीं है, सेवर की पहाड़ी। और ये सेवर की पहाड़ी कहां पर है, जयपुर में, जयपुर में। ठीक है, और जयपुर के बाद ये अलवर में बहती हुई, लिखें क्या, लिखें जयपुर से अलवर में बहती हुई, अलवर में बहती हुई हरियाणा के पटौदी गांव की नजफगढ़ झील में अपना जल गिराती है, अपना जल गिराती है। ये नजफगढ़ झील में है, वो क्या है, ये अपना जल गिरा देती है। अब लिखेंगे इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर, इस नदी पर जोधपुरा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता स्थित है। और ये जोधपुरा सभ्यता है कहां, आपको लग रहा होगा जोधपुर में, नहीं,
ये जयपुर में, क्योंकि ये नदी जोधपुर में तो जाती नहीं है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर, ठीक है। इस नदी पर जोधपुरा सभ्यता स्थित है। तो ये बस इतनी नदी है आपको याद रखनी है। कौन सी? साबी नदी। उद्गम कहाँ? सेवर की पहाड़ियां जयपुर से, और जयपुर से इसका उद्गम होने के बाद ये अलवर जाती है, और अलवर के बाद हरियाणा के अंदर कहाँ चली जाती है? अपना नजफगढ़ जो झील है उसके अंदर अपना जल गिरा देती है। ये जयपुर, जयपुर के बाद ये अलवर, और अलवर के बाद ये कहाँ जाती है? सीधी हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और जयपुर में उसके ऊपर एक सभ्यता बनी हुई है जिसको कहते हैं क्या? जोधपुरा सभ्यता। तो ये आपकी छोटी सी नदी कौन सी है? साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी। अब उसके बाद लिखेंगे क्या? मेंथा या मेंढा नदी। हाँ, मेंथा या मेंढा नदी, इसका सिर्फ उद्गम याद रखना है, और ये सांबर झील में अपना जल गिरा देती है। उत्तर दिशा से सांबर झील में अपना जल गिराती है, ठीक है। हाँ, तो कौन सी नदी है ये? आपकी मेंढा नदी या मेंढा नदी। लिखेंगे क्या? मेंथा। इसको दो नामों से जाना जाता है, क्या? मेंथा, ऐसी को कहते हैं क्या? मेंढा नदी। मैं से मेंढा, मैं से मनोहरपुर, ठीक है। तो मनोहरपुर लिखें उद्गम। इनके पास बहुत छोटी छोटी नदियां। उद्गम कहां? मनोहरपुरा। और मनोहरपुरा कहां पर है? जयपुर में। और जयपुर के बाद ये मनोहरपुरा के बाद अपना जल कहां गिरा देती है? लिखे क्या? मेंथा नदी जयपुर में बहते हुए सांबर झील में, सांबर झील में उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से अपना जल गिरा देती है, अपना जल गिरा देती है, ठीक है। ये नागौर में भी जाती है, ठीक है। जयपुर से नागौर, और फिर क्या है? सांबर झील में अपना जल गिरा देती है। कहते हैं इसके ऊपर क्या है? लूणवा तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? लूणवा तीर्थ। इस नदी पर लूणवा जैन तीर्थ है, जैन तीर्थ स्थित है। तो ये क्या है आपको पता लग गया, ये कहां जल गिराती है? अपना सांबर झील में। तो सांबर झील में जो नदियां जल गिराती है वो लिख लेंगे यहीं, नोट लिखेंगे क्या? नोट। और इस नोट में लिखेंगे क्या? सांबर झील में, झील में अपना जल गिराने वाली नदियां। सांबर झील में अपना जल गिराने वाली नदियां, गिराने वाली नदियां। सांबर झील में अपना जल गिराने वाली नदियां। और चार महत्वपूर्ण नदियां हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नंबर 1 लिखे क्या? खारी। दूसरी लिखे क्या? खंडेल। सिक्कर से इसका उद्गम होता है खंडेल का, और सांबर झील में अपना जल गिरा देते हैं। खारी का नागौर से होता है। और तीसरी मैं बात करूं तो आपने अभी लिखा क्या? मेंथा। और चौथी लिखेंगे क्या? रूपनगढ़। क्या? कौन सी? रूपनगढ़। और एक आपको और देखने को मिलेगी, कौन सी? वो आपकी एच.एम. सक्सेना की बुक में दी गई है, तुरंतमती। कौन सी नदी है? तुरंतमती। तो ये भी आपको देखने को मिलेगी, एच.एम. सक्सेना की बुक में दी हुई है। वैसे तो 4 का जिक्र होता है। नागौर से उद्गम हो गए, कहां चली जाती है? सांबर झील में। खंडेल सीकर से उद्गम होकर कहां चली जाती है? सांबर झील में। मेंथा जयपुर से उद्गम होकर कहां चली जाती है? आपकी सांबर झील में। और रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर से उद्गम होकर कहां चली जाती है? सांबर झील में। तो समझ गए, ये सारी की सारी क्या है? सांबर झील में अपना जल गिराती है। ये थी आपकी कौन सी नदी? मेंथा नदी। अब मेंथा पढ़ ली, अब लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं है। खंडेल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्या? उद्गम कहां? सीकर से, सॉरी खंडेल कहां? उद्गम कहां से? सीकर से। और अपना जल गिराती है कहां? आपको लिखना है सीधा सीधा सांबर झील में। खंडेल में उद्गम कहां? सीकर से, और अपना जल सांबर झील में। खारी कहां? नागौर से उद्गम, अपना जल कहां? सांबर झील में। मेंथा करवाई थी, रूपनगढ़ अभी करवा रहा हूं। तुरंतमती बस इतना ही नाम लिखा गया कहां? एच.एम. सक्सेना में, तुरंतमती। तो अब इसके बाद लिखेंगे क्या? रूपनगढ़। और रूपनगढ़ में लिखेंगे क्या? रूपनगढ़। और रूपनगढ़ वही कि ये सांबर झील में अपना जल गिराती है, और किशनगढ़ अजमेर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो लिखेंगे क्या? किशनगढ़ अजमेर से इसका उद्गम है। क्या लिखेंगे? रूपनगढ़। रूपनगढ़, ठीक है। हाँ, रूपनगढ़ याद रख सकते हैं, ठीक है। रूप किसका? तो किशन का, रूपनगढ़।
ठीक है। और रूपनगढ़ जो है इसको लिखेंगे क्या, रूपनगढ़ को उद्गम, उद्गम। और उद्गम आपको पता है कहां से, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर। और फिर लिखेंगे क्या, अजमेर में बहती हुई दक्षिण दिशा से, दक्षिण दिशा से सांबर झील में, सांबर झील में अपना जल गिरा देती है, अपना जल गिरा देती है। अब इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है वो याद रखेंगे। इसके ऊपर निम्बारक संप्रदाय की जो पीठ है सलेमाबाद अजमेर वो स्थित है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट, कौन सी, लिखें, इस नदी पर, इस नदी पर निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद, और जो कहां पर है, अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में स्थित है, में स्थित है। ठीक है, सलेमाबाद में स्थित है। तो ये क्या है, सलेमाबाद स्थित है, ऐसे लिख लेना, पीठ सलेमाबाद स्थित है। तो ये आपकी कौन सी नदी है, रूपनगढ़ नदी। अब नदी बसती है कौन सी, रूपारेल नदी। तो लिखेंगे क्या, रूपारेल नदी। तो हेडिंग लगाएं क्या, रूपारेल नदी। तो रूपारेल जो नदी है उसका जो उद्गम है रूपारेल, रेल जाती है कहाँ, थाने में, रेल कहाँ जाती है, थाने में, यानी थानागाजी। और थानागाजी कहाँ है, अलवर में है। थानागाजी कहाँ पर है, अलवर में। तो लिखेंगे क्या, कौन सी, रूपारेल। ठीक है। और रूपारेल जो नदी है इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी। कहाँ, उद्गम। और उद्गम कहाँ से, तो लिखें क्या, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ है, ये थानागाजी तहसील, थानागाजी तहसील अलवर में, कहाँ, अलवर में। और ये जो नदी है ये अलवर में बहती है और भरतपुर में विलीन हो जाती है। तो इसका अपवाह क्षेत्र क्या है, अपवाह क्षेत्र कहाँ, अलवर और भरतपुर, अलवर व भरतपुर। ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये नदी इसका उपनाम है, क्या है, उपनाम। इनसे प्रश्न पूछा जाता है। एक तो इसको क्या कहते हैं, लसवारी नदी। कौन सी, लसवारी नदी। और एक इसको कहा जाता है वराह नदी। क्या कहते हैं, वराह नदी। तो लसवारी व वराह नदी कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न रूपारेल से यही कि लसवारी नदी या वराह नदी कौन सी है, तो रूपारेल नदी है। अब देखो इस नदी पर क्या है, भरतपुर के अंदर एक बांध बना हुआ है, सिकरी बांध। कौन सा बांध है, सिकरी बांध। ठीक है। तो लिखें क्या, ये लिखें क्या, अलवर से, अलवर में बहती हुई भरतपुर में विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। अब कहते हैं कि भरतपुर में इसके ऊपर कुछ चीजें बनी हुई हैं। लिखें, इस नदी पर भरतपुर में नोह सभ्यता। कौन सी सभ्यता, नोह सभ्यता। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिकरी बांध, सिकरी बांध। और एक और चीज मोती झील, हाँ, जो भरतपुर की लाइफ लाइन है, मोती झील स्थित है। ठीक है। तो ये क्या है आपकी रूपारेल। अब इसके बारे में एक बात और है, देखो कि ये जो सिकरी बांध है, बांध तो मैंने आपको बताया था क्या होता है कि नदी का जल रोककर क्या है, उस जल को क्या है,
छोड़ा जाता है, बांध से द्वारा गेट खोले जाते हैं और फिर वो जल आगे जाता है, मतलब एक बार नदी के जल को रोक लिया जाता है। तो कहते हैं कि ये जो बांध है कौन सा, ये आपका कोई बांध है कौन सा, और ये बांध है भरतपुर में कौन सा, सिकरी बांध, सिकरी बांध। अब इस सिकरी बांध से जल पहुंचाया जाता है कहां पर, मोती झील को। कौन सी झील को, मोती झील को, याद रखेंगे। यानी सिकरी बांध से इस नदी का जल रोका जाता है, ये कौन सी नदी है, तो रूपारेल, और जल रोककर गेट खोलकर इसमें क्या है, मोती झील तक अपना जल पहुंचाते हैं। और मोती झील से आगे क्या है, एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है क्या, सुजान गंगा। कौन सी नहर है, सुजान गंगा नहर। ये लिखाऊंगा नहीं, ये ऐसे लिख लेना, क्या, रूपारेल नदी पर सिकरी बांध है, सिकरी बांध से मोती झील तक जल जाता है, और मोती झील से सुजान गंगा नहर बनाकर भरतपुर का एक दुर्ग है, कौन सा दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग। और उस लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हुई है, लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर क्या बनी हुई है, खाई बनी हुई है, और इस खाई के अंदर जल पहुंचाया जाता है मोती झील से, कौन सी नहर द्वारा, सुजान गंगा नहर द्वारा। तो ये आपकी कौन सी है, ये है कौन सा दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। और ये कहां पर है, ये भरतपुर में है, भरतपुर। और इस खाई के अंदर जो जल आ रहा है, ये क्या, इस खाई में जो जल है ये क्या है, जल, ये कौन सी नहर से आ रहा है, ये इसे सुजान गंगा नहर से इसके अंतर्गत आ रहा है, और सुजान गंगा में मोती झील से, और मोती झील में इस सिकरी बांध से, और ये कहां पर है, भरतपुर में है। और कौन सी नदी पर है, तो रूपारेल नदी पर है। कौन सी नदी पर है, रूपारेल नदी पर। तो समझ गए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे रूपारेल नदी पर सिकरी बांध बना है भरतपुर में, सिकरी बांध से मोती झील को क्या है, जल प्राप्त होता है, मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाइयों में जल भरा जाता है, या लोहागढ़ दुर्ग को जल पहुंचाया जाता है। और मोती झील के बारे में लिखेंगे क्या, इस झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफलाइन, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। ये हम झीलों में और पढ़ेंगे, रेखा कहा जाता है। तो ये आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी रूपारेल नदी है। अब एक नदी है कुंकुंद नदी, और फिर एक महत्वपूर्ण नदी है बाणगंगा नदी। तो लिखेंगे कुंकुंद नदी, कौन सी नदी, कुंकुंद नदी। हाँ, और इससे एक ही प्रश्न पूछा जाता है, एक तो इसका उद्गम है वो भरतपुर से होता है, बयाना भरतपुर से, और अगर मैं बात करूं इसके ऊपर क्या है, बोरठा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, बोरठा बांध। तो लिखेंगे क्या, कुकुंद नदी, कुकुंद नदी। और कुकुंद जो नदी है इसका उद्गम है कहां से, तो इसका उद्गम लिखेंगे क्या, उद्गम, और इसका उद्गम है वो कहां से है, तो लिखेंगे क्या, बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर। और इसके ऊपर एक लाइन लिखेंगे छोटी सी, क्या, इस नदी पर बोरठा बांध बना हुआ है, इस नदी पर बोरठा बांध बना हुआ है, बोरठा बांध बना हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये आंतरिक प्रवाह की लगभग नदियां क्या है, सारी पूरी होगी। एक नदी जो अब क्या है वर्तमान समय में किस में आती है, आंतरिक प्रवाह में आती है, पहले बंगाल की खाड़ी में आती थी, वो हेडिंग लगाएं। और महत्वपूर्ण नदी है कौन सी, बाण गंगा। कौन सी नदी है, बाण गंगा। तो लिखेंगे क्या, बाण गंगा। तो बाण गंगा नदी है वो लिखे क्या, बाण गंगा, बाण गंगा नदी। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाण गंगा नदी है वो आपको पता है। अब एक जिला बना है कौन सा, ये कहां से होती है, तो बेराट की पहाड़ी, उद्गम है इसका कहां से, बेराट की पहाड़ी। पहले ये जयपुर में थी, वर्तमान समय में कहां है, कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड में। तो उद्गम इसका कहां से है, उद्गम, और उद्गम कहां से, बेराट की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से। और ये देखो कोटपुतली बहरोड के बाद अपवा क्षेत्र इसका कहां कहां है, अपवा क्षेत्र। और अपवा क्षेत्र इसका कहां कहां है, वर्तमान समय में मैं बात कर रहा हूं। तो ये कहां से, कोटपुतली बहरोड से, तो इसका उद्गम होता है कोटपुतली बहरोड। अगर पुराने जिक्के से पूछे तो जयपुर से था। फिर ये कहां जाती है, ये जयपुर में जाती है। जयपुर से ये कहां जाती है, ये दौसा में जाती है। और दौसा से ये कहां जाती है, भरतपुर में। और भरतपुर से आगे ये जाती थी यमुना नदी में, कहां, यूपी में आगरा, कहां, यूपी में आगरा
और आगरा में फतेहाबाद, और फतेहाबाद में कहा ये यमुना नदी में मिल जाती थी, लेकिन ये वर्तमान समय में यमुना नदी में मिल ही नहीं थी, तो इसीलिए इसको आंतरिक प्रवाह में घोषित कर दिया गया। तो लिखेंगे क्या, लिखें पहले यह नदी भरतपुर से यूपी में आगरा के फतेहाबाद में यमुना नदी में, कौन सी नदी में, यमुना नदी में मिलती थी, परंतु वर्तमान समय में यह भरतपुर तक ही पहुंच पाती है, भरतपुर तक ही पहुंचती है। इसलिए अब बाणगंगा नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। कहाँ की नदी है ये, आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब क्या है, ये भरतपुर तक ही, और जब ये भरतपुर में विलीन हो जाती है इसलिए इस नदी को कहते हैं रुंडित नदी। क्या कहते हैं, रुंडित नदी। तो इसके उपनाम लिखेंगे क्या, रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, आपकी बाणगंगा नदी को कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखें उपनाम, और उपनाम में लिखेंगे क्या, लिखे बाणगंगा को कहते हैं क्या, अर्जुन की गंगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। दूसरा उपनाम लिखेंगे क्या, रुंडित नदी, क्योंकि ये भरतपुर में ही विलीन हो जाती है। और एक इसको कहते हैं ताला नदी। क्या कहते हैं, ताला नदी। तो ये उपनाम इसके याद रखेंगे। इस नदी पर बेराट सभ्यता है। क्या है, बेराट सभ्यता। तो लिखें इस नदी पर बेराट सभ्यता। और कहाँ है अभी ये बेराट सभ्यता, पहले जयपुर में थी, अब कोटपुतली भैरोड में। इस नदी पर बेराट सभ्यता है, ठीक है। और उसके बाद लिखें क्या, इसके ऊपर जयपुर में एक बांध बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ बांध। क्या बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ बांध। तो लिखेंगे क्या, इस नदी पर जयपुर में जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है। कहते हैं इसके ऊपर भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अजान बांध। तो लिखें क्या, इस नदी पर भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है, अजान बांध बना हुआ है। और इस अजान बांध से कहते हैं भरतपुर का केवलादेव उदाहरण है, उसको क्या है, जल की आपूर्ति होती है। तो लिख लेंगे क्या कि अजान बांध से भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को क्या है, आपकी क्या होती है, जल आपूर्ति होती है। मतलब अजान बांध से भरतपुर के अभ्यारण्य को क्या पहुंचाया जाता है, जल पहुंचाया जाता है। तो ये आपकी कौन सी नदी होगी, बाणगंगा नदी। और इसी बाणगंगा नदी के साथ आपका कंप्लीट हो गया क्या, पूरा का पूरा आंतरिक प्रवाह की नदियां। क्या पूरा हो गया, आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो इसी के साथ हमने कौन सी पढ़ ली, अरब सागर की नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ ली। अब सिर्फ अपनी बस्ती है कौन सी, बंगाल की खाड़ी की नदियां। और बंगाल की खाड़ी की नदियों में आप सभी को पता है चंबल और बनास,
दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। उसके बाद क्या है, छोटी छोटी नदियां हैं, पार्वती है, काली सिंध है, आहू है, परवन है। ये पढ़ने के बाद अपना टॉपिक क्या हो जाए पूरा, 2 क्लासें और नदियों की होगी, चंबल और बनास, क्योंकि एक क्लास चंबल की हो जाएगी, एक बनास और छोटी छोटी नदियों की। तो 2 क्लास के बाद अपना जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने क्या है मोबाइल में स्टेटस वगैरह लगाएं, ताकि औरों को भी पता लगे कि वाकई में ही क्या है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैप से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप क्या है आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाई करके बहुत मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि आप वाकई में चीजें दिमाग में फिट हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।